नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा। इससे पहले हमने मध्यकालीन शिक्षा देखा है, उससे पहले हमने प्राचीन शिक्षा का इतिहास भी देखा है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी वीडियो देख सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और अभी आने वाले दिनों में मैं मॉडल पेपर लेकर उपस्थित रहूँगा इसी चैनल पर। तो जो भी नए हैं मित्र वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो उनको मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा की। तो आधुनिक शिक्षा का विकास, चार्टर्ड अधिनियम 1813, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जिसको हम मैकाले शिक्षा भी बोलते हैं, वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882 से 1883, सेडलर आयोग 1917, हटोंग समिति 1929, वार्धा शिक्षा आयोग 1937। इन सब के बारे में हम अभी आप आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सारे अधिनियम हैं जो कि ब्रिटिश कालीन के हैं। इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, सन याद कर सकते हैं, कौन किससे संबंधित है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे हम पहले बात करने वाले आधुनिक शिक्षा का विकास, यानी कि प्रारंभ में शिक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए व्यक्तिगत तौर पर थे। जैसे वारेन हेस्टिंग ने 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कोलकाता में मदरसे की स्थापना किसने की थी। तो इसको आप याद कर लेंगे, वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1781 में, जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के कानून से संबंधित विषयों की जानकारी देना, यानी कि मुस्लिमों के जो कानून से संबंधित जानकारी थी उसको देना था। आगे बात करते हैं हम। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से हुई थी। यानी आधुनिक शिक्षा की यदि हम बात करें जो उस टाइम की यानी ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी, उसमें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से हुई थी। इस संस्था द्वारा प्रथम अनुवादित ग्रंथ भगवद गीता, जो कि गीता गोविंदम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके अनुवादक विलियम विलिकिंस थे, ठीक है। विलियम जोन्स भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं विलियम विलिकिंस, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, जो कि भगवद गीता, गीत गोविंदम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। सन 1800 में कंपनी के अधिकारियों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया। 1800 में कोलकाता में कौन से विद्यालय की स्थापना की कंपनी के अधिकारियों ने? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसको बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित प्रयास 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत शुरू किया गया। चार्टर्ड अधिनियम कब? 1813 में। इसको आप याद कर सकते हैं। 1813 का चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 10,000 साहित्य के पुनरुद्धार और भारत के स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करे। यानी कि क्या करना है, जो हमारे साहित्य हैं उसका पुनरुद्धार, यानी उसमें फिर से साहित्य लिखे जाएं और उनको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने इतने पैसे खर्चे किए। लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 या 35 इसको बोलते हैं। लॉर्ड मैकाले जब आया था ये अपने यहाँ भारत में और उसने देखा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, फिर इसने जाके वहाँ पे विवरण दिया था इंग्लैंड में कि वहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं जो अनपढ़ हो, सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसे इस प्रकार का था। लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया था तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मैकाले मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। जब यहाँ से ये सब कुछ देख के गया तो वहाँ के सांसद में इसने बोला था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। यानी जब इसने बताया कि भैया हमको क्या करना है, इनको बस में करना है तो अंग्रेजी इन पे थोप दी जाए, तब उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया। ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया, तो आप इसको याद कर लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और किसके कहने पर? तो लॉर्ड मैकाले ने जब यहाँ की सूचना जाके वहाँ पर प्रस्तुत की थी। लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट के तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। ये पूछा जा सकता है कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। इसमें भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। यानी कि ये पूरा
शिकार किया गया था भारतीयों का। यानी तात्पर्य यह है कि इसने क्या किया था, लॉर्ड मैकाले आया जब यहाँ पे सारी चीज़ें देखी तो इसने सोचा कि भैया यहाँ पे इतने पढ़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे, इनको कंट्रोल में किया ही नहीं जा सकता है, तो हमको क्या करना है कि इन पर थोप दिया जाए अंग्रेजी का भूत, और अंग्रेजी इनको ज़बरदस्ती पढ़वाया जाए, और भले ये भारतीय रहें पर हमारे संस्कार इनके अंदर भर जाएं। ऐसा इसने किया था। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। यानी कि मेन उद्देश्य क्या था कि हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके प्रति इनकी रुचि उत्पन्न करना है, रुचि। वुड डिस्पैच 1854 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। जितने भी अधिनियम अभी दिए गए थे इनका सन याद कर लेना है, और इसको मतलब ये किसके द्वारा लाया गया ये सब आपको ध्यान देना है। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया था, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। वुड डिस्पैच 1854 में आया। ठीक है, इससे पहले आपका जो आया है शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग 1948, फिर उसके बाद आया है तुम्हारा राधा कृष्णन आयोग जिसको शिक्षा आयोग बोलते हैं, वो था 1948। फिर आया माध्यमिक शिक्षा आयोग 48 के बाद 52 में आया था। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। आगे चलते हैं। प्रावधान। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास तथा बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यानी इसमें क्या किया गया था, जब वुड डिस्पैच आया 1854 में, तो इसमें क्या किया गया, परिणाम स्वरूप तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास तथा बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, यानी प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा हेतु इंग्लो वर्नाकुलर यानी आर्ध अंग्रेजी भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। यानी कि जब ये वुड डिस्पैच आया तो इसने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा तो आपकी क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी, पर माध्यमिक शिक्षा है जो वो इंग्लो वर्नाकुलर यानी आधी इंग्लिश में और आधी आपकी क्षेत्रीय भाषा में। और जो हमारी हायर शिक्षा थी, हायर एजुकेशन था, उच्च शिक्षा थी, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती क्या कर दिया, पूरा इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। यानी जो वुड डिस्पैच आया पहली बार इसने महिला शिक्षा के लिए प्रयास किया। भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना का निर्देश दिया गया। वुड डिस्पैच ये था। अब आता है हंटर आयोग। अभी हम सारे आयोग को पढ़ेंगे एक एक करके। हंटर आयोग कब आया, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगर पालिका बोर्डों को दिया जाए। ये जब आया 1882 से 1883 में हंटर आयोग आया, और इसमें चीज़ें आपको बताई गई। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 शाखाएं हों, यानी माध्यमिक शिक्षा जो दी जाएगी उसके अंतर्गत 2 शाखाएं हों, साहित्यिक और व्यावसायिक। साहित्यिक में क्या हुआ, विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ जाए, और व्यावसायिक में विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने के लिए जाए। ठीक है, ये था इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा के अगर पूछा जाए कि अंतर्गत 2 शाखाएं कौन से, साहित्यिक और व्यावसायिक। इसके बाद है हंटर आयोग। हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना हुई। जब ये आया तो इसने क्या किया, 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना और करवाई। किसकी, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बाद आता है सैडलर आयोग 1917। सैडलर कमीशन जब आया, इसकी बात करते हैं। इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके सुझाव देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हुए थे। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को तैयार करना था। यह आया कब, सैडलर आयोग 1917 में। ये याद कर लेना है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और आपको पढ़ने लायक तो है नहीं मुझे लगता है। हाँ, ये देख लो कि स्कूलों में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालयों को राहत देना था। यानी कि जब इंटरमीडिएट तक की शिक्षा यहाँ दिए जाने लगी तो विश्वविद्यालय में थोड़ा उसको राहत मिल गई विश्वविद्यालयों को। जैसे अब कोई बच्चा है 11वीं 12वीं पढ़ के आ रहा है तो उसको बीए में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वही बात है। इन विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा प्रदान करना जो कि विश्वविद्यालयों में नहीं जाना चाहते थे। विश्वविद्यालय को एक केंद्रीकृत आवासीय शिक्षण प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय के तौर पर बनाया जाए, ना कि कई कॉलेजों को संबद्ध कर विस्तृत किया जाए। अब पढ़ते हैं हाटोंग समिति। ये क्या है, 1929 में आई थी। और प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल,
विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित करें, यानी कि जो विश्वविद्यालय में उसको नियंत्रण करना है। सक्षम विद्यार्थी ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रवेश लें और औसत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लें। कहने का तात्पर्य, हटोंग समिति जब आई 1929 में, इसने क्या किया कि बोला कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं वही विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, बाकी क्या करें, वे रोजगार के बारे में सोचें, रोजगार के विषय में पढ़ाई करें। फिर वार्धा शिक्षा आयोग, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 1937 में आया है। और वार्धा शिक्षा आयोग का सूत्रपात राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी द्वारा 1937 ईस्वी में वार्धा नामक स्थान पर हुआ था। वार्धा शिक्षा आयोग कब आया? 1937 में। किसने लाया? महात्मा गांधी जी ने लाया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। और वार्धा में अपने हरिजन के अंकों को शिक्षा का योजना प्रस्तुत ही, इसे ही वार्धा योजना कहा गया है। इसमें शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन पर बल दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो जिससे कि हाथों के द्वारा उत्पादन किया जाए। इस योजना के तहत बालक 7 वर्ष तक अपनी मातृभाषा में अध्ययन करता था। ठीक है, शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट है। शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 में आई। 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, 11 से 17 वर्ष आयु समूह के कुछ चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष की विश्वविद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम ये था। ठीक है, तो ये था शिक्षा पर सार्जेंट योजना। तो ये थे हमारे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ठीक है, तो इसमें अभी हम आज़ादी के बाद वाले जो शिक्षा आयोग पढ़ेंगे, जैसे विश्वविद्यालय आयोग हो गया, फिर 1854 में ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। आने वाले टाइम में हम इसी चैनल पे अपना क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे आयोग आपको पढ़ने थे और इन सारे के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसको क्या करना है, कौन लाया है, किस सन में आया है और इसमें थोड़ा बहुत क्या क्या मतलब क्या क्या कार्य किए गए हैं, बस। बाकी और क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। कौन लाया है, किस सन में आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इनके सन को और कौन लाया है और क्या काम किया गया है इन पर, ये विशेष रूप से आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद शिक्षा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।